हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, मैं ओमन सिंह और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया सेक्शन में शुरुआत करेंगे, रासायनिक संयोग के नियम। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। कि हमारा जैसा कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि रासायनिक संयोग के नियम, पहले तो वो मतलब क्वेश्चन तो यहीं पे क्रिएट हो जाता है कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। क्या रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, किसे कहते हैं रासायनिक संयोग नियम। तो फ्रेंड्स, आप एक बात अपने जहन में, अपने दिल में, एक माइंड में, सॉरी दिल में नहीं, दिल में कोई बात याद नहीं होती, वो माइंड होता है ना। लोग कहते हैं कि मेरा मेरा दिल गवाही नहीं देता। अरे भाई, तुम्हारा दिल तो ये काम ही नहीं करता, ये वाले सोचने का, गवाही देने का नहीं काम करता है। वो तो दिमाग काम करता है, ब्रेन काम करता है। तो अपने दिल में आप, सॉरी फिर मैं अपने दिमाग में एक बात सेट कर लें कि रासायनिक संयोग के नियम, जो भी आपके केमिकल कंपाउंड, जो भी रासायनिक यौगिक बनते हैं, वो एक रासायनिक नियम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार ही बनते हैं। वो नियम आपके 5 हैं। उस नियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आई होप जैसे आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि सबसे पहला हमारा आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, ये हमारे एक रूसी साइंटिस्ट थे, इनका नाम है लोमनोसोव। लोमनोसोव ने 1756 में ये नियम दिया था, इसकी पुष्टि की थी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि द्रव्य किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो नष्ट होता है और ना ही नया उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं द्रव्य ठीक है ना नष्ट होता है, शॉर्ट में ना नष्ट होता है और ना ही नया मतलब बनता है, ना ही नष्ट होता है, ना ही उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, तो हमने लिखा है कि द्रव्य जो क्या होते हैं, उन्होंने बोला था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मैं लिखा नहीं, आप समझ सकते हैं कि द्रव्य माने में क्या बोला था उन्होंने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक कोई भी विधि लगाई, चाहे रासायनिक चाहे भौतिक, ठीक है, तो द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि द्रव्य कैसा, एक अविनाशी है। द्रव्य क्या है? एक अविनाशी। अविनाशी मीन्स नहीं, विनाशी जिसका नाश ना हो सके, जो नष्ट ना हो सके, जो नष्ट ना हो सके वो क्या है, आप अविनाशी बोलते हैं। तो द्रव्य क्या है? एक अविनाशी है। द्रव्य क्या है? एक अविनाशी है। द्रव्य एक अविनाशी है। और लिखा है, इन्होंने बोला था कि द्रव्य ना तो नष्ट होता है, किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा हम द्रव्य को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही इसे हम बना सकते हैं। तो इसी प्रकार इन्होंने मतलब एक नया वर्ड आ जाता है इसमें, द्रव्य एक अविनाशी है। यानी द्रव्य संरक्षण का नियम, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसका सेकंड नाम होता है द्रव्य अविनाशता का नियम। इसे कहते हैं द्रव्य अविनाशता का नियम। इसे हम ये भी कह सकते हैं, आपको आपकी बुक में 2 नाम मिलेंगे। एक तो मिलेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेकंड जैसे मतलब लिखा होगा द्रव्य अविनाशता का नियम। मतलब चीज एक ही है, द्रव्य अविनाशता बोलिए या द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये किसने पुष्टि की थी? लोमनोसोव ने। इस नियम की पुष्टि
इन्होंने तो बता दिया था कि ये अविनाशी है, इसे ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट होगा ना उत्पन्न होगा। तो इसकी पुष्टि की इन्होंने मतलब प्रयोग करके सिद्ध किया कि कैसे हो सकता है ये चीज, यानी कैसे मतलब ये इसने एक रासायनिक विक्रिया कराई, पहले उसका वजन तोला। तो हम बताते हैं आपको, जैसे इसमें हुआ नहीं, इनकी जो नियम की जो पुष्टि थी वो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा। दो वैज्ञानिक थे, एक लेवासिए और एक आदित्य लैडोंट। लैडोंट और लेवासिए ने इनके नियम की जो इन्होंने जो नियम दिया था उसको सिद्ध करके बताया कि किस प्रकार से ये नष्ट नहीं होता ना नया बनता है। इनका जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा निश्चित रहता है। जैसे आप इन्होंने क्या किया था, लैडोंट जी ने एक प्रयोग है, एक एच आकार की नली ली थी, एक एच आकार की, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इधर से बंद करिए, इसको बंद करिए। इस प्रकार ये एच की शेप में दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या किया था इन्होंने इसमें जो कुछ पदार्थ डाला, यहां से इसमें क्या करा, दो पदार्थ डाले जिनको हम लिखेंगे। एक होता है आपका AgNO3, AgNO3 से सिल्वर नाइट्रेट। सेकेंड हमारा होता है NaCl। इन्होंने क्या किया था लैडोंट जी ने, समझिए आप, एक एच आकार की नली ली, उसमें आपके AgN मतलब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, दो आपके जो पदार्थ थे इसमें डाले, एक इसमें डाला। बाद में इन्हें क्या किया, इसी को घुमा दिया, मतलब इसे मिलाया, इसकी रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन कराने के बाद जो भी मिला हमारे लिए वो मिला सोडियम नाइट्रेट NO3 प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो इस नियम से ये सिद्ध हो गया। इसके बाद में क्या किया था, इसका वजन किया, इसका वेट पहले किया इसका, और बाद में इसका वेट किया। तो इन्होंने क्या किया, इसका वेट और इसका वेट, यानी जो भी अब हम देख सकते हैं कि Ag एक है, NO3 NaCl है, तो Na एक है और Na एक है, इधर Cl है। मतलब दोनों तरफ जो क्या है, हमारे जो भी परमाणुओं की संख्या है तो वो क्या समान है। जब परमाणुओं की संख्या समान है, किसी प्रकार की कोई इसमें मतलब इधर डिफरेंस नहीं है, तो क्या होगा, इसका जो द्रव्यमान जो होगा, मतलब इसका जो द्रव्यमान मतलब मास जो होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस नियम में बस यही बोला गया है कि द्रव्य अविनाशिता का नियम, कि द्रव्य ना नष्ट होता है ना ही नया बनता है। ओके, और इसका जो प्रयोग की जो सत्य मतलब इसकी सत्यापित किया था इन्होंने लैडोंट जी ने। लैडोंट जी का एच आकार की नली में आप पढ़ते हैं बुक में, तो इस प्रकार की नली ली थी। इसमें क्या किया था, आपका AgNO3 और NaCl मिला के आपके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, दो चीजें मिली, लेकिन इसका वजन और इसका वजन सेम था। तो आप समझ गए कि जो इसका वजन इसका सेम है, तो बस क्या हुआ, ना तो इसमें द्रव ना तो नष्ट हुआ ना है बना। जितना वजन पहले था उतना ही वजन बाद में है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। बस यही आपका फर्स्ट नियम होता है द्रव्य अविनाशिता का नियम। सेकंड नियम इसके मिलाने के बाद। तो जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सेकंड नियम। जैसा लिखा दिख रहा है आपको, स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है और किसने दिया? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, तो किसने दिया आप देख सकते हैं, ये नियम दिया था आपका प्राउस्ट ने, एक साइंटिस्ट है प्राउस्ट नाम करके। तो ये नियम प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। ये नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1799 में। 1799 में नियम दिया था। तो इस नियम के अनुसार क्या, स्थिर अनुपात का नियम, इन्होंने बोला था कोई भी रासायनिक यौगिक किसी भी रासायनिक विधि द्वारा
बनाया गया हो या कहीं से लाया गया हो, उसमें उपस्थित तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में ही होंगे, एक निश्चित अनुपात में ही होंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपका हुआ H2O, ये क्या है? आपका एक रासायनिक यौगिक है। तो रासायनिक यौगिक, इन्होंने बोला कोई भी रासायनिक यौगिक किसी भी रासायनिक एवं भौतिक विधि द्वारा बनाया जाए या कहीं से लाया जाए, ठीक है, तो उसमें जो परमाणुओं के ये द्रव्यमान होंगे, जैसे हाइड्रोजन 2 परमाणु, तो इसका द्रव्यमान कितना मतलब हो गया 2, एक होता है 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 1 है तो 1 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 होता है ना, 8 इसका होता है परमाणु क्रमांक, तो 16 हो जाएगा भार। ओके फ्रेंड, 16 भार होता है इसका। इसमें एक निश्चित अनुपात होता है, 2 एकम 2 2 8 16, ये अनुपात होता है। इन्होंने बोला था जल जो है, क्या जल, आप समझ सकते हैं जल को या तो आप समुद्र का ले लो, क्या ले लो, समुद्र का ले लो, समुद्री जल मान लीजिए, आप पाकिस्तान से ले आओ पानी, यानी यही पानी चाहे समुद्र से ले लो, चाहे नल का ले लो, चाहे नदी का ले लो, चाहे पाकिस्तान, अमेरिका, भूटान, नेपाल कहीं से भी ले आओ, इसमें जो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान जो अनुपात होगा वो 1:8 ही होगा, 1:8। और वैसे आप बोल सकते परमाणु के हिसाब देखेंगे, देखिए 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या भी समान रहेगी और परमाणु द्रव्यमानों की संख्या भी निश्चित रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ज्यादा कुछ नहीं है, दूसरे नियम में साफ साफ है कि स्थिर अनुपात का नियम रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि का द्वारा लाया गया हो, चाहे बनाया गया हो, किसी जैसे आप हाइड्रोजन जल है, जल आप क्या से करें, नदी में जल होता है, नदी से ले आओ, समुद्र से ले आओ, झील से ले आओ, या आप पंप करके यानी जो समरसेबल का पानी होता है उससे निकालो, तो उसमें जो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो क्या होगा 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा। दूसरी बात, उसमें जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मतलब इसकी जो द्रव्यमान होगा मतलब परमाणु भार के हिसाब देखेंगे, परमाणु मास के हिसाब से, तो हम क्या है 2 इसका हो जाएगा और 8 16 इसका हो जाएगा, तो सरल करेंगे तो 1:8 हो जाएगा। तो ये एक निश्चित होता है, ये किसी भी ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पानी, जैसे आप, मैं बरेली की बात करूँ, बरेली में आपका इतना मिलेगा और आप जाएंगे बताने में ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ज्यादा नहीं, इतना ही आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से निश्चित अनुपात में होते हैं। ओके, इसके बाद तीसरे नियम की हम बाद में चर्चा करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रासायनिक संयोग का तीसरा नियम, इसमें लिखा है आपका गुणित अनुपात का नियम। ये गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, ये किसने दिया था, देखते हैं हम। तो इसमें जो गुणित अनुपात का नियम जो दिया था वो दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। कब दिया था, तो आप लिख सकते हैं 1803 में। ठीक है, डाल्टन जी ने क्या बताया था, इनका पूरा नाम जॉन डाल्टन जी ने बताया था गुणित अनुपात के नियम के बारे में। इन्होंने बोला था कि एक तत्व की निश्चित मात्रा, आप समझिए, एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा से संयोग करे। ठीक है, तो ये दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान एक सरल अनुपात में होंगे, एक सरल गुणित अनुपात में होंगे। अब सरल अनुपात कैसे, जैसे 1:2:3 4:5। तो इस प्रकार से क्या होगा, इनका अनुपात होगा, इसे हम बोलते हैं सरल अनुपात। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सरल अनुपात। तो इस प्रकार से संयोग करेगा वो हम होंगे। तो इसमें कौन कौन से तत्व इसने बताया था उन्होंने, जिसे हमने गुणित अनुपात में दिया, डाल्टन ने बताया कि एक तत्व, आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में ध्यान से या सुन सकते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करें। पहले तत्व सेम रहेगा लेकिन दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, जैसे आप समझिए एक तत्व मान लीजिए हमारा कार्बन है और एक दूसरा है ऑक्सीजन, तो एक प्रकार से ये हो जाएगा CO हो जाएगा। जैसे एक निश्चित हुआ इसमें O2, ठीक है, ऐसा होता नहीं तो यहाँ हो जाएगा CO2। फिर इसकी तीसरी मात्रा यहाँ 3 कर दिए, आज आप मान सकते हैं CO3 CO4। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, एक तत्व की निश्चित मात्रा, इसमें आप देख रहे हैं जो कार्बन है, कार्बन की क्या है, निश्चित मात्रा है।
कार्बन की एक निश्चित मात्रा है और ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इन्होंने बोला था कि एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करें। इसे दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करें और दूसरे तत्व, आप समझिए बात है, दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए, अब एक तत्व निश्चित मात्रा है, उससे भूल जाओ। अब यहाँ पे सरल अनुपात दूसरे तत्व से निकालेंगे, जैसे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होता है 8, सॉरी 8 नहीं, 8 तो होता है ना परमाणु क्रमांक, परमाणु भार होगा 16, कितना होगा 16। यहाँ पे 2 है तो 16 दूनी 32, 48, 16 चौको 64। इसे हम काट सकते हैं तो ये 16 एकम 16, 16 दूनी 32 कट जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये किसका 1:2:3:4। तो बस यही नियम दिया था किन्होंने, डाल्टन जी ने। तो डाल्टन जी ने क्या बताया था कि एक तत्व की निश्चित मात्रा, एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं संयोग करें, एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे की भिन्न भिन्न मात्राएं संयोग करें, दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका 1 2 3 4 ये क्या सरल अनुपात हुआ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला अभी देखते हैं जी फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे रासायनिक संयोग का चौथा नियम, जिसमें लिखा है तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या है? तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसमें क्या बताया, ये नियम किसने दिया? तो आप लिखेंगे रिचर ने दिया था। ये नियम एक साइंटिस्ट ने रिचर करके, रिचर ने दिया था। कब दिया था? तो ये दिया था आपका 1792 में, 1792 इन्होंने दिया था। इस नियम में क्या बताया था? ये नियम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन समझेंगे इस ट्रायंगल के हिसाब से, इससे समझेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। इस नियम में बोला था दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, दो भिन्न भिन्न तत्व, दो अलग अलग तत्व होना चाहिए। जैसे आपका ऑक्सीजन हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ। ओके फ्रेंड्स, एक तीसरे तत्व की निश्चित, एक तो तीसरा तत्व का आपका मतलब मैंने कार्बन माना है, ठीक है, इससे संयोग करें। भविष्य में कभी इनमें में भी मतलब ये आपस में क्रिया कर सकें ये, तो इनका और इनका जो अनुपात होगा वो इस मतलब इससे संयोग करें, फिर इससे संयोग करें, ये इससे संयोग करें, तो इनका जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात में होगा। आई होप दोबारा समझ सकते हैं इसके लिए कि दो अलग अलग तत्व, इन्होंने बोला दो अलग अलग तत्व, एक हाइड्रोजन में लिया, एक ऑक्सीजन लिया। तीसरा तत्व, तीसरा एक भिन्न तत्व, देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तीसरा भी एक अलग तत्व है, ठीक है। इसकी निश्चित मात्रा होगी, ये एक निश्चित मात्रा संयोग करेगा और इसकी मात्रा निश्चित नहीं हो सकती, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इससे संयोग करेगा और ये आपस संयोग करेंगे, तो इसका जो लास्ट वाले का अनुपात और इसका अनुपात क्या एक सरल अनुपात में होगा। तो इसमें देखेंगे जैसे आपका H और C करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH4 बनेगा, और C और O से करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO बनेगा, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे CO2 लिखिए, CO2 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा H2O। अब समझते हैं हम इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसमें क्या अनुपात होगा? इसमें आपका हो जाएगा कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1 होता है तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 है ना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और है 4, तो 4 हो जाएगा। C इसमें कितना हो जाएगा, C होता है आपका 12, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बताया इसके लिए। अब इसे हम थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं, जैसे इसे करिए 2 1 2, 2 8 16, यहाँ से इसे हम करेंगे
4 से 4 तियों 12 और 4 अट्ठों 32, 4 एकम 4, 4 तियों 12। तो इसमें मैंने देखा यहाँ पे अभी कार्बन 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब इसमें क्या क्या अनुपात होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा। अब देखिए आप किसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना है 8, तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो आप देख सकते हैं ये भी 8 है, ये भी 8 है। और बात रही किसकी, हम देखते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आपका 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1:1 में संयोग कर रहा है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कर रहा है 3:8 में। सॉरी 8 और ये भी 8, तो इसे काट सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1:1 और ये भी हो जाएगा 1:1। तो आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा से देखेंगे हम लोग इसके लिए कैसे प्रोसेस हुआ है। इसमें मैंने बोला था कि एक तत्व, ठीक है, मतलब दो अलग अलग तत्व, दो अलग अलग द्रव्यमान तीसरे तत्व से क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद ये आपस में क्रिया करें ये, और फिर ये भी आपस में क्रिया करें, तो इनका जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात में आएगा, इनका और इनका। तो आप देख सकते हैं 1:1 इसमें हुआ है और 1:1 इसमें हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इनका अनुपात सेम रहेगा, उसका अलग रहेगा। और आई होप अब हम बात करेंगे अगले 5वें नियम के बारे में। आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें और 5वां नियम देखते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रासायनिक संयोग का लास्ट नियम। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि गैलू-सैक का गैसीय आयतन नियम। जो अभी तक जो नियम थे वो हमने भार पे और उनकी मात्रा, मतलब एक साथ भार से ही मानिए द्रव्यमान पे आधारित पढ़े थे, लेकिन अब ये नियम है, ये इसमें लिखा है आयतन। तो ये क्या, ये गैसों के, इससे ये आयतन से आधारित है, आयतन पे निकलेगा। तो आयतन के बारे में ये किसका दिया था, पहली बात तो ये समझिए कि गैलू-सैक का नियम, गैसीय आयतन का नियम दिया था गैलू-सैक ने। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये तो उन्हीं के नाम से है गैलू-सैक। गैलू-सैक का नियम कब दिया था, तो ये दिया था 1808 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में। पेन नहीं चल रहा है इसमें, थोड़ा इंक डाल है उसके बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, अब डालिए आएंगे इसमें। तो इन्होंने बोला था जो गैलू-सैक ने बोला था, आयतन का नियम दिया था उन्होंने। तो इन्होंने बोला था कि जब दो पदार्थ गैसीय हों, पहली बात तो ये है कि जब जो भी हमारे तत्व होंगे वो गैस फॉर्मेट में होंगे, और उनमें संयोग मतलब करेंगे तो आपस में क्या एक सरल अनुपात होगा। उनके जो सरल आयतन में, किस आयतन में कर रहे हैं, अभी तो बात हम उधर कर रहे थे, अब हम आयतन की बात करेंगे। तो इन्होंने बोला था, पहले समझिए उसके बाद लिखेंगे, कि जब दो पदार्थ यानी दो तत्व हैं वो आपके गैसीय हों और एक सरल अनुपात में, उनका जो आयतन का अनुपात है वो सरल आयतन में संयोग करें, और इसके बाद जो पदार्थ नया बने, अभिकारक के बाद क्या बनेगा भाई, अभिकारक मिला, अभिकारक क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, मतलब उत्पाद क्या होते हैं, पहले तो ये बात करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे H2 प्लस Br2 गिव्स आउट 2H2 ना लगाइए, चलिए Br। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 2 क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बैलेंस पूरी करनी होती है। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, जो इस एरो ये तीर लगा है, तीर के जो इधर वाले साइड वाले होंगे, यानी जो हमारे बोल सकते हैं इधर, यानी जो हमारे सीधे तरफ होंगे, राइट हैंड होंगे, वो आपके होंगे अभिकारक। क्या होंगे, अभिकारक। और इधर जो तीर के सामने वाला होगा वो होगा आपका उत्पाद। ये क्या होगा, उत्पाद। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला था कि दो तत्व गैस फॉर्मेट में हो और उनमें सरल अनुपात हो, उनमें क्या हो, सरल अनुपात हो। यहां पे लिखेंगे अभिकारक, ऊपर लिख देंगे हम। देखिए अब जो आपके अभिकारक हैं दोनों गैस में हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसमें क्या 2 और ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, इसके मतलब करेंगे तो 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ये भी गैस में है, ये भी गैस में।
अब इधर क्या बनेगा, इनका जो अनुपात होगा वो आपके मिल गए यानी 2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक, तो ये कटेगा नहीं, मतलब डायरेक्ट आप मान सकते हैं 2 है इनका, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अनुपात। क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, साफ साफ मतलब देखिए आपकी 2 है ना HBr, तो आप 2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने पहली बात तो ये बोला था कि 2 गैसीय मतलब 2 गैसीय पदार्थ हैं, तो वो किस पे करेंगे एसटीपी। एसटीपी समझिए, एसटीपी क्या होता है, एसटीपी मतलब सेम टेम्परेचर, एस हो जाएगा सेम, टी से टेम्परेचर, मतलब टी से टेम्परेचर हो जाएगा और पी से हो जाएगा प्रेशर। क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, यानी दाब। हम बोल सकते हैं समान ताप और दाब। समान ताप और दाब पर जब 2 गैसें, समान ताप और दाब पर जब 2 गैसें अब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, तीसरा मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी गैसीय होगा, और उनका अनुपात क्या होगा, एक सरल अनुपात में होगा, जैसे 1:1:2 जैसे आपके इसमें लिखा हुआ है। बस ये आपके 5 नियम थे, आपके रासायनिक संयोग के नियम। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक और कमेंट करके बताएं, और यदि कहीं पर ऐसा थोड़ा सा टॉपिक मतलब कठिन है, यदि कोई दिक्कत रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं दोबारा इस पे वीडियो और अच्छे से पढ़ के बनाऊंगा ताकि आपको समझा सकूं। अभी मैंने पूरा प्रयास किया आप समझाने के लिए, तो आप समझिए इसके लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट मतलब है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज और शेयर करते रहें ताकि नए नए लोग जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। तो इसी के साथ सभी साथियों के लिए जय हिंद, राधे राधे।